हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है दार्शनिक अनुसंधान यानी फिलोसफिकल रिसर्च के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और यह इसका हम जो नॉलेज लेंगे वो पूरा का पूरा लेंगे। यानी यहाँ पे फिलोसफिकल रिसर्च के अंतर्गत इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इसके कार्य करने के क्या प्रकार होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और उसके बाद स्टेप्स ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च के बारे में 2 मिनट बात कर लेंगे, जिससे कि आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल से बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए देखते हैं कि दार्शनिक अनुसंधान यानी फिलोसफिकल रिसर्च के अंतर्गत बेसिकली होता क्या है। यानी ये दार्शनिक अनुसंधान से आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये सवाल उठ रहे होंगे या प्रश्न या जिज्ञासा या आंसर भी आ रहे होंगे कि दार्शनिक अनुसंधान एक सरल प्रक्रिया के रूप में आप देख रहे होंगे, लेकिन इतनी भी सरल नहीं है जितना सरल रूप आप लोग सोच या समझ रहे होंगे। दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत जो है मित्रों, हमारे ऐसे अनुसंधान आते हैं जो कि ये सारी विवेचनाएं हम यहाँ पे आपको लिखे हुए आपको मिल जाएगा और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत होता क्या है। अनुसंधान के क्षेत्र में दार्शनिक विधि का प्रयोग अधिकतर महान चिंतकों के विचारों एवं संगठनों व आंदोलनों के अध्ययन के संदर्भ में किया जाता है। यह विधि मूलतः व्याख्यात्मक प्रकार की होती है, जिसमें विचारों तथा संप्रत्ययों आदि का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यों की बात की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसंधान के क्षेत्र में दार्शनिक विधि का प्रयोग अधिकतर उन महान चिंतकों के विचारों, इसको नोट करिएगा, संगठनों एवं उनके द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं उनके अध्ययन के संदर्भ में किया जाता है। यानी उनका दर्शन क्या था, उनका तात्पर्य क्या था, उनके विचारों का मतलब क्या था, उनके चिंतन करने की मतलब क्या था, उनकी उस चिंतन या आंदोलन या संगठन की विचारधारा क्या थी या उसके अनुप्रयोग क्या थे समाज के लिए, वहाँ पे शिक्षा के लिए, इस क्षेत्र में आदि के क्षेत्र में कि किस तरीके से डेवलप किया जा रहा था या किया जा रहा है और किया जाएगा। तो इन सारी बातों को क्या करते हैं, सारे संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट विकसित करते हैं और उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ संश्लेषण करते हैं और आगे चल के हम उसका मूल्यांकन भी कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत और भी चीजें हैं तथा मूल्यांकन करना निहित रहता है। इस विधि का लक्ष्य किसी चिंतक, संगठन व आंदोलन के विचार परिप्रेक्ष्य को बताने वाले अभी तक अज्ञात पक्षों को सामने लाना होता है, अथवा दो या अधिक चिंतकों, संगठनों व आंदोलनों के विचार परिप्रेक्ष्य की विभिन्न पक्षों के संदर्भ में तुलना करना होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस विधि का लक्ष्य जो होता है, किसी चिंतक, जो चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है, या संगठन या आंदोलन के विचार परिप्रेक्ष्य को बताने वाले अभी तक अज्ञात पक्षों को सामने लाना होता है। मतलब जैसे कोई भी चिंतक है, जैसे तुलसीदास जी एक चिंतक थे और अवधि कवि भी थे और वो बहुत ही महान आत्मा भी थे। तो उनके बाद उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या था, उनकी लेखन शैली क्या था, वो करते क्या थे, उनकी दिनचर्या से लोग मोटिवेट कैसे होते हैं, या किसी संगठन, किसी संगठन को ही ले सकते हैं आप, किसी संगठन के विचार क्या थे, इसके परिप्रेक्ष्य जो हम लोगों को नहीं पता होता है, या जैसे कोई संगठन ही ले लेते हैं तो उस संगठन के अंतर्गत होता क्या है और उस संगठन की जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसको बाहर लाना होता है। जो समाज, जिस चीज़ से समाज क्या होता है, अज्ञात होता है या अज्ञान होता है, तो उस चीज़ से वहाँ पे उसको अवगत कराया जाता है। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि सभी अज्ञात पक्षों को सामने लाना होता है इसमें। इस चीज़ को नोट करिएगा। अथवा इसमें है कि दो या अधिक चिंतकों, जैसे मान लीजिए कोई दो चिंतक हैं, दो विचारक हैं, या दो संगठन हैं, या दो आंदोलन हैं,
उनके विचार के परिप्रेक्ष्य भी अलग अलग होंगे। जैसे दो संगठन है तो दोनों संगठन के विचार थोड़ा बहुत तो अलग होंगे। दो चिंतक हैं तो उनके विचार करने की शैली भी अलग होगी। दो आंदोलन होगा तो दोनों आंदोलन का परिप्रेक्ष्य अलग होगा, विचार का परिप्रेक्ष्य अलग होगा। तो इस पक्षों के संदर्भ में तुलना करना जब होता है तो वहां पे भी हम लोग जो है दार्शनिक अनुसंधान या फिलोसफिकल रिसर्च इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे तो देखते हैं कि वस्तुतः किसी भी कालखंड में प्रचलित धारणा, व्यवहार तथा प्रक्रिया के मूल में समकालीन चिंतकों, संगठनों तथा आंदोलनों के आधारभूत विचारों व सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एवं इनका तर्कसंगत तर्कसंगत अध्ययन करके उन घटनाक्रमों को समझना अत्यंत सहज होता है। कहने का तात्पर्य क्या है मित्रों कि यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी कालखंड में प्रचलित धारणा, व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं के मूल में समकालीन चिंतकों, संगठनों तथा आंदोलनों के आधारभूत विचारों व सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कोई आंदोलन होता है या कोई विचार हमारे समाज के सामने आता है या किसी संगठन को की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है, आधारभूत विचार को उनके सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण बात करते हैं। यानी उनमें से कुछ उनके विचार होते हैं, कुछ उनकी वैल्यूज होती हैं, कुछ उनके सिद्धांत होते हैं, रूल्स होते हैं, वो बाहर आता है और समाज में फैल जाता है। और जिसको देख करके समाज अगर अच्छा है समाज के लिए तो उसको ग्राह्य कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं और उसी कदमों पे चलने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जैसे गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह आंदोलन भी ले सकते हैं, या उनकी एक विचारधारा क्या थी, गांधी जी की एक अपनी विचारधारा थी अहिंसा। अहिंसा अहिंसा से क्या तात्पर्य है कि उनका रास्ता था अहिंसा, यानी किसी को ना नुकसान पहुंचाना, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कार्य को करना और देश के हित में कार्य को करना। तो अहिंसा बहुत ही उनका जो है एक क्या था, उनका एक व्यक्तित्व बन गया था, उनकी अपनी पर्सनालिटी बन गई थी। और उसी पर्सनालिटी को आज भी लोग क्या करते हैं, उसी को मानते हैं, चाहते हैं और उस पर कार्य करने का प्रयास करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही कारण है कि यह विधि ऐतिहासिक विधि से काफी मिलती जुलती है। तो जी हाँ, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दार्शनिक अनुसंधान किस अनुसंधान से मिलता जुलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए थोड़ा बहुत ऐतिहासिक अनुसंधान या ऐतिहासिक विधि से मिलती जुलती है। परंतु उच्च स्तरीय पांडित्य की अपेक्षा आधार सामग्री की समीक्षा, पुस्तकालय अध्ययन पर बल तथा अंतरक्रियात्मक स्वरूप होने जैसी समानताओं के बावजूद दोनों में कुछ विभेद पाया जाता है। यानी दोनों में तो अंतर होना ही स्वाभाविक है, चूंकि अलग अलग अनुसंधान है तो दोनों में कुछ न कुछ आधार सामग्री की समीक्षा के या पुस्तकालय अध्ययन पर बल के आधार में या अंतरक्रियात्मक स्वरूप होने जैसे कुछ समानताओं के बावजूद भी इसमें कुछ विभेद पाए जाते हैं। जहाँ दार्शनिक अनुसंधान मानव इसको त्योहारों को आप लोग इग्नोर करिए, संप्रत्ययों लिख सकते हैं यहाँ पे। दार्शनिक अनुसंधान मानव संप्रत्ययों एवं अभ्यासों में निहित विचारों व सिद्धांतों पर अधिक जोर देता है। वहीं ऐतिहासिक अनुसंधान किसी कालखंड में प्रचलित व्यवस्था की तथ्यात्मक विवेचना प्रस्तुत करता है। तो इसको याद रखिएगा कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान है वो किसकी व्यवस्था करता है, प्रस्तुत करता है, तथ्यों का। किसी कालखंड में घटित हुई घटनाओं के बारे में बात बताता है या उसके तथ्यों को की विवेचना करता है। लेकिन जो दार्शनिक अनुसंधान है वो मानव के हित के लिए काम करता है, मानव के कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्ययों का विकास करता है, मानव के अभ्यास में निहित विचारों व सिद्धांतों पर अधिक जोर देता है, जिससे उसकी व्यवहारिक गति जीवन या गतिशीलता के जो संप्रत्यय होते हैं वो ज़्यादा अवसर पाते हैं और साथ ही साथ उस अवसर से
लोग लाभान्वित भी होते हैं और अपने समाज में सुधार भी लाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो बेसिक अंतर है। अब यहाँ देखते हैं एम वर्मा के अनुसार क्या दर्शन का दार्शनिक अनुसंधान की परिभाषा दी गई है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना उचित होता है। तो आइए देखते हैं। एम वर्मा के अनुसार, प्रोफेसर एम वर्मन जी कहते हैं कि दार्शनिक अनुसंधान पांडित्य व विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि तथा संश्लेषणात्मक योग्यता से संबंधित होता है। इसमें इतिहास की अपेक्षा अधिक पुस्तकें कार्य व्यापार होता है, जिसे मुख्यतः प्रामाणिक ग्रंथों व श्रद्धा योग्य ग्रंथों के घनिष्ठ अध्ययन से किया जाता है। सब कुछ एम वर्मा जी ने यहाँ पे विश्लेषित कर दिया है दार्शनिक अनुसंधान को। थोड़ा सा ध्यान से मित्रों इसको समझने का प्रयास करें। दार्शनिक अनुसंधान पांडित्य, जो पांडित्य कर्म करते हैं, और जो विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि रखते हैं तथा संश्लेषणात्मक योग्यता रखते हैं और इससे संबंधित होते हैं। इसमें इतिहास की अपेक्षा अधिक पुस्तकें कार्य व्यापार होते हैं, जिसे मुख्यतः प्रामाणिक ग्रंथों जैसे आपका महाभारत हो गया, वेद हो गए, पुराण हो गए आदि जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, इनके श्रद्धा योग ग्रंथों के घनिष्ठ अध्ययन से हम जो है आज के जीवन कालखंड को क्या करते हैं, उनकी सूक्तियों से आज के कालखंड को, आज के मानवीय व्यवहारों को संवर्धित करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि नए नए इनोवेशन हो सकें और कार्य क्षमता में नैतिकता आ सके और जो मूलभूत नैतिक सिद्धांत हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, वो हमारे पास आसानी से मिल सकें और साथ ही साथ हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ उसके अनुसार शिक्षा दे सकें और उस शिक्षा के द्वारा जो है, जो नई पीढ़ियां हैं, नए विकास और नए आयामों को छूने का प्रयास कर सकें। तो ऐसी चीजें यहाँ दार्शनिक अनुसंधान में की जाती हैं। अब आइए इसके आगे कुछ चीजें और देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पे रेखांकित कर रहे हैं कि दार्शनिक अनुसंधान कार्यों को निम्नलिखित 7 प्रकारों में बांटा जा सकता है। अब देखिए ये मुख्य बातें होती हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि चूंकि ये 2, 4, 6 बातें वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में रख दिया जाता है और आपको छांटना होता है कि दार्शनिक अनुसंधान किस किस चीज़ों में इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित 7 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है किसी विचार प्रणाली की विवेचना। जैसे किसी की विचार प्रणाली क्या थी उसकी विवेचना करना, इसमें आपका दार्शनिक अनुसंधान लागू होता है, यानी इसको पढ़ सकते हैं स्टडी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थॉट्स। दूसरा है आपके पास 2 या अधिक विचार प्रणालियों की तुलना करना, यानी कोई 2 विचार प्रणाली हैं, सिस्टम्स हैं, निकाय हैं, तो उनके बीच में कंपैरिजन करना, तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ परिणाम निकालना, रिजल्ट निकालना। यह भी एक दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत चीजें आ जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्षेत्र में। तो तीसरी क्षेत्र में हमारे पास होता है किसी क्षेत्र में किसी विचार प्रणाली का प्रभाव, यानी हम किसी क्षेत्र विशेष में हमारे किसी व्यक्ति का, किसी संगठन का, किसी आंदोलन का विचार प्रणाली का प्रभाव कितना पड़ा, वह भी जो है दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत माना जाता है। चौथा होता है इसमें किसी चिंतक के विचारों की विवेचना। अब जैसे स्वामी विवेकानंद जी को ही ले लीजिए, वो एक चिंतक महान विचारक प्राणी थे, उन पे कितने अनुसंधान हो चुके हैं और हो भी रहे हैं और भविष्य में होंगे, तो यह भी दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है, स्टडी ऑफ थॉट्स ऑफ अ थिंकर। नेक्स्ट है 2 या अधिक चिंतकों के विचारों की तुलना करना, यानी 2 चिंतकों के विचारों की तुलना करना भी दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है। छठा है किसी क्षेत्र में किसी चिंतक के विचारों का प्रभाव, ये भी आ जाता है। और 7वां हमारे पास है न मित्रों, नवीन संप्रत्तियों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, यानी ये इनोवेटिव यानी सृजनात्मकता का दृष्टिकोण यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, इससे भी जो है दार्शनिक अनुसंधान प्रभावित होता है और दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत यह भी संप्रत्यय विकसित होता है। तो अब आइए आगे देखते हैं दार्शनिक अनुसंधान के चरण कौन कौन से हैं, क्योंकि चरण बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल बन जाता है, तो चरण को ध्यान में आप रखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं।
तो मित्रों यहाँ पे दार्शनिक अनुसंधान के मुख्य 5 चरण होते हैं। मुख्य 5 चरण होते हैं, जिसमें पहला है समस्या का चयन करना, दूसरा है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, तीसरा है आधार सामग्री का संकलन व संगठन करना, आधार सामग्री को व्यवस्थित रूप में विश्लेषण व संश्लेषण करना, अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना। तो ये 5 जो अनुसंधान के चरण हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में अपडेट कर दिए हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च होते क्या हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत कौन कौन से अनुसंधान आते हैं, तो वो सारी बातें हम वहाँ मेंशन किए हैं। तो इसमें जो है क्वांटिटेटिव चीज़ें नहीं दिखाई देगी, यहाँ केवल सत्य, मूल्य, विचार। जैसे अब यहाँ पे हम कोई भी थॉट या विचार देते हैं, तो हम उसमें को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं मीमांसा कहते हैं। मीमांसा में भी जो है 3 कैटेगरी होते हैं, तो उनके अंतर्गत सारी चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हुए विचारों को प्रस्तुत करने और उनके मूल्य की बातों को लिखते हुए चले जाते हैं। तो ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और फिर मिलेंगे हम नए वीडियो साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।